आज हम जो बात करेंगे वो ऑर्गेनन में पहले हम मियाज्म के बारे में बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन भी मेरे पास आए हुए हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर मिल ही जाएगा। ऋषभ के क्वेश्चन है किसके ये? सर एक मिनट देख के आपको। Questions हैं. Good evening, sir. My question is, when a baby is born, his genes decide his medicine, or later on his life situations, and his reactions decide his medicine. And why Sura is considered healthy miasm? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं दो। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनम, फिर और फिर देखते हैं इस चीज का आंसर मिलता है हमें ऑर्गेनॉन में कि नहीं। ऑर्गेनॉन की ये जो क्लासेस हैं शुरू करवाने का मेन मकसद, मेन एम ही ये है कि ये जो ऐसे सवाल हैं हमारे, कोई भी आता है मन में, बहुत सारे आते हैं मन में, उनके जवाब ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ना तो हमें किसी ने ज्यादा खास इन चीजों के बारे में बताया, ना समझाया। जो बताते गए हम उन्हीं चीजों को मानते गए। सो वी हैव टू स्टॉप समवेयर, क्योंकि ऑर्गेनन हमारी एक गाइडिंग लाइट है, एक रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है। ठीक है ना, अगर कोई आके बोले जी आप ये वाली लाइट बंद कर दो, हम आपको नई वाली लाइट देते हैं या कोई और लाइट देते हैं, तो फिर वो गलती नहीं करना चाहेंगे, वो एक हमारी तरफ से गलती होगी। हाँ, जो उस लाइट के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो उस लाइट के साथ मैच करती है, उस रास्ते के साथ मैच करती है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर आएंगे इस बात के ऊपर भी। तो हमने लास्ट 203 तक किया था, आज 204 से शुरू करेंगे। If we deduct all chronic affections, ailments and diseases that depend upon a persistent unhealthy mode of living, हम वो सारी chronic affections निकाल दें, डिडक्ट कर दें, वो सारी एलिमेंट्स, अफेक्शन या chronic affection जो डिपेंड करती है हमारी persistent unhealthy mode of living के ऊपर। ठीक है ना, हम रह ही ऐसे रहे हैं। ठीक है ना, कोई बोलता है ये बदबू बड़ी आती है स्किन में से या बॉडी में से, और वो नहाता नहीं 5-5 7-7 दिन, या खाने पीने का एक लाइफस्टाइल ऐसा है, या कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारे उसमें, या हम कोई बड़े स्ट्रेस वाली कोई जॉब है उसमें रहते हैं, कोई हमारा मोड ऑफ लिविंग ही अनहेल्दी है, और उसके साथ कोई क्रॉनिक अफेक्शन या एलिमेंट्स या डिजीजेस आ रही हैं। ठीक है ना, तो उनको अगर हम निकाल दें, उनको हम साइड में रख दें, एज ऑल्सो दोज इनन्यूमरेबल मेडिसिनल मेलेडीज, और वो सब भी क्रॉनिक डिजीज जो कि मेडिसिन की वजह से बनती हैं। ठीक है ना, जो मेडिसिनल डिजीजेस हैं, caused by the irrational, persistent, harassing and pernicious treatment of diseases, often only of trivial character by physicians of the old school. ऐसी बीमारियां जो कि एक इरेशनल, परसिस्टेंट, हरासिंग और परनीशियस, डेंजरस ट्रीटमेंट से निकली हैं। और ट्रीटमेंट कैसी बीमारियां का जो कि बहुत ट्रिवियल करेक्टर की हैं, बहुत छोटे छोटे करेक्टर की हैं, उनमें कोई ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं है, उनमें ज्यादा कोई है नहीं जरूरत कि उनको ठीक किया जाए। तो इन सब बीमारियों को अगर साइड में कर दिया जाए, इन सब क्रॉनिक अफेक्शंस को साइड में कर दिया जाए, ऑल द रिमाइंडर जो बची हुई हैं विदाउट एक्सेप्शन, और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इन सबको बाहर निकाल के, रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज 3 क्रॉनिक मियाजम्स, वो इन 3 क्रॉनिक मियाजम्स की डेवलपमेंट से जन्म लेती हैं वो सब बीमारियां। इंटरनल सिफिलिस, इंटरनल साइकोसिस, बट चीफली एंड इन इन्फिनाइटली ग्रेटर प्रोपोर्शनल इंटरनल सोरा। तीनों के आगे, सिफिलिस, साइकोसिस, सोरा के आगे लिखा है इंटरनल। बड़े पुराने डॉक्टर्स ने, बहुत नए डॉक्टर्स ने, बड़े कुछ तो उनमें नामचीन लोग भी थे, उन्होंने इन सब अफेक्शंस को आउटर अफेक्शन सोच के ही मजाक बना दिया, छोड़ दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की।
कि अच्छा सो रहा एच चाहिए, देखो बाहर एच चाहिए, लो मैंने ये एच का माइट निकाला, ये फेंक दिया, गैस हो रहा। बाहर की तो बात ही नहीं हुई, बात तो अंदर की है। बात तो इंटरनल साइकोसिस, इंटरनल सिफिलिस और इंटरनल सोरा की है, बाहर की बात नहीं है। बाहर पे आएंगे बाद में, ठीक है ना। फिर से, रिजल्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज थ्री क्रॉनिक मियाजम्स। आज मियाजम भी समझ में आ जाएगा भाई क्या होता है। internal syphilis, internal psychosis, but chiefly and in infinitely greater proportion internal sora. Each of each of chronic diseases which have plagued mankind for hundreds and thousands of years, none of which would so frequently have come into existence had physicians striven in a rational manner to cure radically and to extinguish in the organism these three miasms. ये ऐसी तीन बीमारियां हैं जिन्होंने मैनकाइंड को हजारों सालों से बीमारियों के साथ प्लेग किया हुआ है। बीमारियों के साथ जितनी भी बीमारियां आ रही हैं वो इन तीनों में से निकल के आ रही हैं। और अगर फिजिशियंस ने इस चीज को समझ के एक रैशनल तरीके के साथ पहले से ही by the internal homeopathic medicine suited for each of them without employing topical remedies for their external symptoms, अगर फिजिशियन पहले से ही रैशनली इनको क्योर करने की कोशिश करते बिना कोई एक्सटर्नल टॉपिकल स्किन के ऊपर रेमेडीज लगा लगा के तो एक कब की एक्सटिंग्विश हो गई होती। लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इनको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश नहीं की गई इन तीन मियाजम्स को। हम उसकी सिर्फ ऊपर सतह ही देखते रहे कि ये बाहर कुछ निकला है, इसको ठीक कर दो। अभी करके आ रहे हैं ना वन साइडेड डिजीज, उसी का आगे मियाजमेटिक पार्ट है ये। The homeopathic physician never treats one of these primary symptoms of chronic miasms, nor yet one of their secondary symptoms. Secondary affections that result from their further development by local remedies. Neither by these external agents that act dynamically, nor yet by those that act mechanically. But he cures in cases where the one or the other appears only the great miasm on which they depend. Homeopathic physician ना तो इन मियाजम्स के प्राइमरी सिम्टम, प्राइमरी मतलब लोकल सिम्टम जो हैं उनको ट्रीट करता है, ना ही वो उनके सेकेंडरी इफेक्शंस को ट्रीट करता है, मतलब लोकल रेमेडी से जब ये इसको निकाल दिया गया उसके बाद जो सिम्टम्स आने शुरू हुए, ना ही वो उनको ट्रीट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होम्योपैथिक फिजिशियन को ट्रीट करना क्या है। ना तो उसके जो प्राइमरी सिम्टम उनको ट्रीट कर रहा है, ना ही जो उसके सेकेंडरी सिम्टम डेवलप हो रहे हैं आफ्टर द लोकल रेमेडीज व्हिच हैव बीन अप्लाइड टू दोस प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द स्किन। लेकिन वो किस चीज को क्या क्योर कर रहा है? ही क्योर्स इन केसेस वेयर द वन और द अदर अपीयर्स ओनली द ग्रेट मियाजम। उसकी कोशिश है उस मियाजम को ठीक करने की, ऑन विच दे डिपेंड, वेयर अपॉन इट्स प्राइमरी एज ऑल्सो इट्स सेकेंडरी सिम्टम डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली। जब मियाजम ही नहीं रहा, कॉजेशन है, हम पढ़ते ना प्रिंसिपल कॉज है ये। जब कॉजेशन ही नहीं रहा, जो जड़ थी वो ही नहीं रही, तो पेड़ कहां से खड़ा रहेगा? उसके ऊपर जो डेवलप्ड सिम्टम्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, जो मर्जी हो, वो कहां से खड़े रहेंगे? ठीक है ना। सो जैसे ही हम उसको क्योर करते हैं, इट्स प्राइमरी एज ऑल्सो इट्स सेकेंडरी सिम्टम डिसअपियर स्पॉन्टेनियस, वो एकदम से चले जाते हैं। बट एज दिस वॉज नॉट द मोड परस्यूड बाय द ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर्स हु प्रीसीडेड हिम इन द ट्रीटमेंट ऑफ द केस। लेकिन ये मोड जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर थे, जो बाकी प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने ये मोड नहीं यूज किया। The homeopathic physician generally alas finds that primary symptoms have already been destroyed. तो जब मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि होम्योपैथ के पास पेशेंट तब आता है जब कोई और जगह बचती नहीं, कहीं इलाज बचता ही नहीं, ठीक है ना। सो ये जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं ये पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं बाय देम बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल रेमेडीज, एक्सटर्नली रेमेडीज लगा लगा के and that he has now to do more with the secondary ones, और हमारे पास जो आता है वो secondary ones आते हैं।
That is the affection resulting from the breaking forth and development of these inherent miasms. प्राइमरी चला गया, उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट हुई मियाजम्स की, वो हमारे पास बच के आता है. But especially with the chronic diseases evolved from internal sora, the internal treatment of which, as far as a single physician can elucidate by many years of reflection, observation, experience, I have endeavored to point out in my work on chronic diseases, to which I must refer the reader. ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सिम्टम्स की डेवलपमेंट है क्रॉनिक मियाजम्स में, इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंटरनल सोरा और अदर मियाजम्स, ठीक है ना, उसका इंटरनल ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो वो डॉक्टर हनुमान बता रहे हैं कि मैंने क्रॉनिक डिजीज में उसके बारे में डिटेल में बताया है, तो वो आप जरूर पढ़िए. ठीक है ना, और वो पढ़नी भी है. मुझे कुछ डॉक्टर्स ने मुझे मैसेज भी किया था, वैसे भी बोला था भी क्रॉनिक डिजीज पढ़ाइए, कभी कराइए. तो पहले ऑर्गेन का हो जाएगा, फिर उसको भी शुरू करेंगे. लेकिन एक छोटी सी चीज है यहाँ पे, जहां से हमें मियाजम के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन मिल जाती है. ठीक, पहली चीज तो एफोरिज्म 204 में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन था कि वाई इज सोरा दी हेल्दी मियाजम. एक मिनट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉक्टर हनेमन क्या बोलते हैं कि जितनी भी डिजीज है इन दो को छोड़ के, जो एक तो अनहेल्दी मोड ऑफ लिविंग से डेवलप हो रही हैं, और एक जो है वो ये मेडिसिनल डिजीजेज हैं जो मेडिसिन ले लेके बनाई गई हैं, इन दो कैटेगरीज को छोड़ के जितनी भी क्रॉनिक मियाजम्स हैं, दे आर रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल सिफिलिस, इंटरनल साइकोसिस एंड इंटरनल सोरा. और इंटरनल सोरा के बारे में क्या बोलते हैं, इन इन्फिनाइटली ग्रेटर प्रोपोर्शन. क्रॉनिक डिजीज में उन्होंने बड़ी क्लियरली नोट किया कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. तो जब सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, देन हाउ सोरा कैन बी हेल्दी मियाजम. हेल्थ तो है ही तब जब कोई मियाजम ही नहीं है. ठीक है ना, आज हम स्टेनम मेट पढ़ेंगे, उसमें आपको एक थोड़ी सी झलक बताऊंगा मैं भी मियाजम है क्या, व्हाट इज मियाजम. ठीक है ना, मियाजम और हेल्थ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. सो सोरा इज नॉट अ हेल्दी मियाजम. एक पता नहीं कहाँ से मिसकंसेप्शन आई है मुझे, क्योंकि एक दो बार पहले भी ये सवाल आ चुका है. ठीक है ना, सोरा इज नेवर अ हेल्दी मियाजम. ठीक है ना, हाँ, डोरमेंट स्टेज ऑफ सोरा कैन अपीयर टू बी हेल्दी, क्योंकि उसमें ज्यादा सिम्टम नहीं होते, तो हम बोल देते हैं कि वो हेल्दी एक स्टेट. हमें देखो हेल्थ क्या है, पहले भी एक दो बार इस बारे में बात हुई है, मैं वैसे भी बात करता रहता हूँ. व्हाट इज हेल्थ, वी डोंट नो दैट कि हेल्थ है क्या. तो जो भी हमें लीस्ट डिजीज्ड स्टेट मिलती है, हम उसको हेल्थ बोल देते हैं. ठीक है ना, हेल्थ हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि कोई हेल्दी है ही नहीं आसपास जो बता सके भी ये हेल्थ है. हाँ, किसी को कोई दर्द नहीं है कहीं पे, कहीं कोई सांस नहीं फूलता, वो कोई ओबीज ज्यादा नहीं है, बोल देता कि ये बंदा हेल्दी है. हेल्दी वो भी नहीं है, वो सिर्फ डोरमेंट सो रहा पड़ा है वहां पे. जैसे ही उसको कंडीशन मिलेगी वो फूट के बाहर आ जाएगा. ज्वालामुखी है डोरमेंट सो रहा. हम बोलते हैं ना डोरमेंट वॉल्केनोज. डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब कभी भी कोई टेम्परेचर प्रेशर में ऐसा बदलाव आया तो उसने फुट के बाहर आ जाना. तो सेम ही द स्टेट विद डोरमेंट सोरा आएगा कि उसके बारे में डॉक्टर ने बात करेंगे. ठीक है ना, कि वो डोरमेंट स्टेज होती है सोरा की, बट दैट इज नॉट अ हेल्दी स्टेट. तो इंसान रेडी है सिम्टम्स दिखाने को, उसको सिर्फ थोड़े से सिचुएशंस मिल जाए. ठीक, चलो. सो एक क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया कि सोरा इज बेसिकली मदर ऑफ नॉट ऑल द डिजीजेस. ठीक है, वो करेंगे भी कहीं पे जाकर किसी पॉइंट के ऊपर आएगी ये बात. सो इट इज नॉट अ हेल्दी मियाजम. सोरा इज वन ऑफ द मियाजम्स, और एक ऐसा मियाजम है जहां से बाकी सब चीजें निकल के आती हैं, सब बीमारियां उसी में से निकल के आती हैं. सो नेक्स्ट इज फुटनोट टू एफोरिज्म 205.
I can therefore advise, for instance, the local extirpation of the so-called cancer of the lips and face by means of the arsenical remedy of Frere Cosme. तो डॉक्टर हनुमान बोल रहे हैं कि इसी वजह से ये जो मैंने बता के हटा हूं, मैं किसी को एडवाइज नहीं कर सकता कि कोई लोकली एक्सटरपेट, कोई उसको काट दे, कोई उसको हटा दे, सो कॉल्ड कैंसर ऑफ द लिप्स और फेस। इवन अगर कैंसर भी है स्किन के ऊपर, लिप्स के ऊपर, फेस के ऊपर, तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो बॉडी ने लोकली बाहर रखा हुआ है ताकि अंदर बीमारी ना बढ़ जाए। नॉट ओनली बिकॉज इट इज एक्सेसिवली पेनफुल एंड ऑफन फेल्स, बोले इसके लिए नहीं क्योंकि वो जो प्रोसेस है बहुत पेनफुल है और फेल हो जाता है मोस्ट ऑफन, but more for this reason because if this dynamic remedy should indeed succeed in freeing the affected part of the body from the malignant ulcer locally, the basic malady is thereby not diminished in the slightest. बोले अगर इसके साथ locally हट भी गया, कोई आर्सेनिक सॉल्यूशंस हैं या कोई आर्सेनिकल रेमेडीज हैं, उनके साथ ये लोकली हट भी गया, जो बेसिक मेलेडी, जो इंटरनल सोरा है, जो इंटरनल साइकोसिस है, जो इंटरनल सिफिलिस है, वो नहीं कम होगी, वो वैसे ही है, वहीं पे है। द प्रिजर्विंग वाइटल फोर्स इज देयरफॉर नेसेसिटेटेड टू ट्रांसफर द फील्ड ऑफ ऑपरेशन। और ये सारा दारोमदार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारी वाइटल फोर्स के ऊपर आ जाती है कि यहां से तो इसको हटा दिया गया तेरे एक्सप्रेशन को, अब तू और कहां एक्सप्रेस करेगी इसको, जो तू बीमार है। हमने इनिशियली एफोरिज्म में जब वाइटल फोर्स शुरू की तो वहां पे पढ़ा था हमने कि वाइटल फोर्स के बीमार होने का एक जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे बताती है कि मैं बीमार हूं, थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये स्किन के ऊपर जो लोकल डिजीज आई है, दैट इज द फर्स्ट साइन कि मैं बीमार हूं। उसने दिखा दिया, दिखा के वहीं पे रोक लिया, वहीं पे उसको बांध लिया बीमारी को कि यहीं से कोई इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा तो मुझे दवाई देके ठीक कर देगा, मुझे आगे कहीं दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम नॉट बीइंग मच इंटेलिजेंट हमने उसको निकाल दिया। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा देखने में, पिंपल है निकाल दिया, वॉट था निकाल दिया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो फिर क्या होता है, वाइटल फोर्स के ऊपर जोर पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये तो निकाल दिया, अब कहीं और दिखाना पड़ेगा एक्सप्रेशन। सो इट इज नेसेसिटेटेड, उसको जरूरत पड़ती है अब टू ट्रांसफर द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, अपना फील्ड ऑफ ऑपरेशन, स्फीयर ऑफ एक्शन चेंज करने के लिए। फिर स्किन के बाद तो फिर अंदर ही है सारा कुछ, यही था सबसे ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्गन, इसके बाद तो फिर सब अंदर ही है। ऑफ द ग्रेट इंटरनल मेलेडी टू सम मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर वो अपना फील्ड ऑफ ऑपरेशन सम मोर इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ घुमा देती है, मोड़ देती है, एज इट डस इन एवरी केस ऑफ मेटास्कीमेटिज्म। मेटास्कीमेटिज्म इज व्हेन द डिजीज इज बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, और हर केस में ऐसे ही होता है। एंड द कॉन्सिक्वेंस इज ब्लाइंडनेस, डेफनेस, इंसैनिटी, सफोकेटिव अस्थमा, ड्रॉपसी, एपोप्लेक्सी, और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। मेरे पास केस आते हैं, आज भी आए थे फॉलो अप के लिए, ऐसे ही हुआ उनके साथ, बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही डेवलप्ड कंजक्टिवाइटिस। पहले शायद स्टाई हुआ था, हाँ उनको पहले स्टाई हुआ, ठीक है ना, वो स्टाई ऑपरेट कर दी, उसके बाद कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसके लिए फिर शुरू कर दिया ट्रीटमेंट, ड्रॉप्स वगैरह ये सब करके करते कराते, नाउ ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, आंखें चली गई, कानों की आवाज चली गई, सुनता भी नहीं ना दिखता। सो जब हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं तो हम उनको नकार नहीं सकते, उनको ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हो रहा है हमारे सामने हो रहा है। आपको कितने ही केसेस मिलेंगे ऐसे, पेशेंट जी चल के गया था हॉस्पिटल और लेट के वापस आया, लेट के आया वापस। But this ambiguous local liberation of the part from the malignant ulcer by the topical arsenical remedy only succeeds after all in those cases। अच्छा फिर कई बोल देते हैं ये मैंने दी थी, मेरी तो हो गई ठीक, पेशेंट हो जाता है, बिल्कुल होता है, वो नहीं होता ठीक, पेशेंट नहीं ठीक होता, हाँ उसका जो पार्ट है वो ठीक हो जाता है। फिर से पढ़ो, बट दिस एम्बिगस लोकल लिबरेशन, इट वाज लोकली लिबरेटेड। बड़े होम्योपैथ्स इस चीज, ये पर्टिकुलर सेंटेंस का बहाना लेके दे स्टार्ट गिविंग लोकल रेमेडीज, लिखा हुआ है वहां पे कि नहीं कुछ केसेस में ये हो जाता है, नहीं पेशेंट नहीं ठीक होता, सोरा नहीं ठीक हुआ, बट हाँ लोकल लिबरेशन हो गई, वो तो किसी भी मेडिसिन से हो सकती है।
एलोपैथिक दे दो, वैसे उसको कॉटराइज करवा दो, हो जाएगा, उसमें क्या है। So this ambiguous is irrational local liberation of the part from the malignant ulcer. वो malignant ulcer को हमने locally तो liberate कर दिया by the topical arsenical remedy only succeeds, लेकिन उसके लिए भी condition है। वो क्या condition है? After all, in those cases where the ulcer has not yet attained any great size, पहले तो बड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, and when the vital force is still very energetic, और वाइटल फोर्स में भी एनर्जी है, वो संभाल लेगी अपने आप को, वो ऐसे एक्शन को, ऐसे अटैक को संभाल लेगी। बट इट इज जस्ट इन सच अ स्टेट ऑफ थिंग्स दैट द कंप्लीट इंटरनल क्योर ऑफ द होल ओरिजिनल डिजीज इज आल्सो स्टिल प्रैक्टिकेबल। बोल रहे लेकिन यही कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि वाइटल फोर्स एनर्जेटिक हो। इसी कंडीशन में उसका जो कंप्लीट इंटरनल क्योर है, वो भी, जो ओरिजिनल डिजीज है, वो भी प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि अभी वाइटल फोर्स बहुत एनर्जी में है, हमारे पास लोकल सिम्टम है, उसके करेक्टरिस्टिक हैं, देखो दवाई दो, वहीं से क्योर, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। लेकिन पहले उसको अंदर भेज देना, अंदर की बीमारी को बढ़ा देना, वाइटल फोर्स को वीक कर देना, और फिर उसका इंटरनल क्योर शुरू करना। इसीलिए फिर बोलते हैं होम्योपैथी में तो टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है, ये इतना कुछ बनाया पड़ा है, ये जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की हुई है, उसको उधेड़ते 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 उधेड़ते, खोलते 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 फिर टाइम लगता है। क्या करें? अगर पेशेंट को उसी टाइम, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में अच्छा आराम आ गया, तो जो नया बच्चा है उसको प्रेफर करते हैं भी सीधा होम्योपैथी में लेकर, और बच्चे इतनी जल्दी ठीक होते हैं ऐसे बच्चे कुछ ही दिनों में, क्योंकि अभी अंदर को नहीं ना चला सारा कुछ। The result is the same when the cancer of face or breast is removed by the knife alone and when encysted tumors are nucleated. और यही सेम रिजल्ट होता है जब कोई ब्रेस्ट या फेस का कैंसर उसको रिमूव किया जाए सर्जिकली, या कोई एंसिस्टेड ट्यूमर्स हैं उनको रिलीज किया, ऑपरेट किया जाए, समथिंग वर्स एंस्यूज, कुछ ना कुछ बुरा होता है, और एट एनी रेट डेथ इज हैसेंड। दिस हैज बीन द केस टाइम विदाउट नंबर। ठीक है ना? और ये चीज, इसका कोई नंबर नहीं रख सकता भी कितनी बार हो चुकी है ये चीज, क्योंकि अनेकों बार हो चुकी है। But the old school still goes blindly on in the same way in every new case with the same disastrous results. लेकिन वहां पे प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, हर नए केस में एक इरेशनल वे के साथ, एक डिजास्टर्स रिजल्ट के साथ। सीखते नहीं हम उसमें से क्या भी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उल्टा अपने मन में भी और पेशेंट के मन में भी हम ये बिठाते हैं कि ये तो ऐसे ही है जी, उसका क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही होगा। होते हैं ना भी, पेशेंट की चलो अपनी तो हुई हुई है, पेशेंट की भी साइकोलॉजी ऐसी कर दी कि वो भी एक होपलेस सा होके बैठ जाता है। और पीछे हमारे घर का वाईफाई खराब हुआ, तो हमने वाईफाई वाले को फोन किया, तो उसको बोला कि भाई हमारा वाईफाई खराब है, बोल रहे जी हमारा भी खराब है। तो हम फिर क्या, अभी उससे क्या उम्मीद रखें भाई, उसका तो खुद का ही खराब है। वही हाल यहाँ पे होता है, वो दिखा नहीं सारा, वो सभी का यही हाल है जी, क्या करें, ठीक है आप भी इसी लाइन में लग जाओ। पेशेंट फिर होप कहाँ से आएगी उसमें? और इसीलिए जब पेशेंट आता है इतना होपलेस होता है, वो हैरान होते हैं, अच्छा ठीक हो जाएगा ये। वो आते सिर्फ इसलिए कि भी चलो ये वाली मेडिसिन बंद करके हम होम्योपैथिक शुरू कर दें। मैं उनको बोला भी नहीं नहीं ठीक हो जाएगा आपका, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दवाई भी छूट जाएगी, वो भी छूट जाएगी, सब छूट जाएंगी। उनको हैरानी होती है, अच्छा ये कैसे, इतने होपलेस होते हैं, उनको यकीन ही नहीं होता भी हो सकता है। नेक्स्ट एफोरिज्म 206। बिफोर कमेंसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, जब भी हम कोई भी क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट कमेंस करते हैं, it is necessary to make the most careful investigation as to whether the patient has had a venereal infection or an infection with condylomatous gonorrhea. For then, the treatment must be directed towards this alone, and when only the signs of syphilis or of the rare condylomatous disease are present.
बट दिस डिजीज इज वेरी सेल्डम मेट विद अलोन नाउअडेज, ठीक है। तो कभी भी हम क्रॉनिक डिजीज की ट्रीटमेंट कमेंस करते हैं तो पहले ये पूछ लेना जरूरी है कि उसको कोई वेनरियल इन्फेक्शंस तो नहीं हुई, कोई कंडेलोमेटस इन्फेक्शंस तो नहीं हुई, ठीक है ना, कोई सिफिलिस या ऐसी कुछ इन्फेक्शंस तो नहीं हुई, ठीक है ना। आजकल इसके चांसेस कम है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों को नहीं होने देती हैं ऐसे कॉन्टेक्ट, लेकिन फिर भी चांसेस रहते हैं, यानी भी नहीं होते, होते हैं ऐसे, कोई ना कोई हेरिडिटरी उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बट देन देर आर सम सिम्टम्स, वो क्रॉनिक डिजीज में आप जाके पढ़ भी सकते हो, उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं व्हेन द साइकोसिस और सिफिलिस आर प्रेजेंट, ठीक है ना, या जब हम करेंगे फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन वही डॉक्टर हनीमन भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि बट दिस डिजीज इज वेरी सेल्डम मेट विद अलोन नाउडेज, भी अकेले नहीं मिलते, ये जो गनोरिया या सिफिलिस है ये कभी अकेले नहीं मिलते हमें, बहुत सेल्डम, कई कबार होगा। उनके जमाने में, आज के जमाने में तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी होता नहीं भी सिर्फ सिफिलिस या सिर्फ साइकोसिस का मियाजम अकेला मिले, ठीक है ना। वो भी तभी हो पाते हैं अगर सोरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं तो उनके भी होने का कोई चांस नहीं है। If such infection have previously occurred, this must also be borne in mind in the treatment of those cases in which SORA is present, ठीक है ना, वही बात आ गई कि सोरा तो होगा ही होगा। लेकिन ऐसे अगर कुछ साथ में आए हैं तो एक कॉम्प्लेक्सिटी, एक कॉम्प्लिकेटेड मियाजम्स बन जाते हैं, तो उनको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बीच बीच में एंटी साइकोटिक, एंटी सिफिलिटिक रेमेडीज की जरूरत हमें पड़ती रहेगी, बिकॉज इन देम द लेटर इज कॉम्प्लिकेटेड विद द फॉर्मर, ठीक है ना। जो सोरा और सिफिलिस है वो, सॉरी, साइकोसिस और सिफिलिस है वो सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, एज इज ऑलवेज द केस व्हेन द सिम्टम्स आर नॉट ऑफ दिस दोज ऑफ प्योर सिफिलिस। For when the physician thinks he has had a case of old venereal disease before him, he has always or almost always to treat a syphilitic affection accompanied mostly by complicated with SORA. For the internal itch dyscrasia, the SORA is far the most frequent, most certain fundamental cause of chronic disease. ठीक है ना। तो अगर बोल रहे कि ऐसी अफेक्शंस भी हैं, कभी मिल भी जाए हमें, तो पहले तो फिजिशियन को ध्यान रखना है भी ये जो ओल्ड वेनरियल डिजीज हैं, ठीक है ना, इनको तो चलो करना ही है जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन साथ में जो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि वही फंडामेंटल कॉज है ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, वही बेसिक कॉज है, और उसी को समझ के, उसी को अंडरस्टैंड करके हमने उसके ऊपर मेडिसिन देनी है। either united complicated with syphilis or with psychosis if the later infections have avidly occurred, अगर वो हुई हैं तो उनके साथ वो मिक्स हो जाता है, और as is much more frequently the case, SORA is the sole fundamental cause of all other chronic maladies, ठीक है ना। और मोर फ्रीक्वेंटली क्या केस होता है कि सोरा इज द सोल फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल द अदर क्रॉनिक मेलेडीज, वट एवर नेम्स दे मे बियर, which are moreover so often bungled, increased and disfigured to a monstrous extent by allopathic unskillfulness, ठीक है ना। वट एवर नेम्स दे मे बियर, कोई भी नाम आए, क्या डायबिटीज, क्या कैंसर, क्या एपिलेप्सी, क्या अस्थमा, क्या हाइपरथायरॉयडिज्म, क्या हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या अल्सर्स, क्या सोराइसिस, क्या जो मर्जी नाम दे लो उसको, इतने नाम याद रखने आसान है कि एक सिंपल नाम याद रखना आसान है, सोरा। लोग कहते हैं जी डॉक्टर हनीमन ने मियाज्म के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी, मैं बोलता हूँ उन्होंने इजी कर दिया है कि दिमाग में से कूड़ा कबाड़ निकालो, सिर्फ ये याद रखो भी सोरा है, वो डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं, डायग्नोस करके हम कर भी क्या लेंगे, हमारे पास कौन सा डायग्नोसिस के हिसाब से मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन है डाउन सिंड्रोम की, कौन सी मेडिसिन है कैंसर की, हमारे पास कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता। अब जैसे मैं जो आपको बता रहा था अभी पेशेंट का, तो चलो उसका 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, जो ब्लाइंड ब्लाइंड हुआ है, ठीक है, 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी रिसेंटली 1 डेढ़ महीने पहले उन्होंने उसका फिर से टेस्ट किए, वो बोल रहे जी ग्लोकोमा या ऐसी तो कुछ है नहीं बीमारी, उसका तो हमने कर लिया ट्रीटमेंट, तो ये कुछ नहीं हो रहा, एंड ही वाज कंप्लीटली ब्लाइंड। अब तो उसकी विजन थोड़ी वापस आई है मेडिसिन के बाद। बोल रहे कि ये तो कुछ नहीं है इसको, तो और उसकी स्कैन में है कि ऑप्टिक नर्व की जो है ट्रॉफी हो रही है, ठीक है ना, जो भी उन्होंने टेस्ट किया उसमें देयर वाज दिस एमआरआई कि बोथ बायलेटरल ऑप्टिक नर्व जो है वो एट्रोफिड हो रही है। बोले हमें जो लगता है ना
किसको? ट्यूबरकुलोसिस आंखों का। बताओ, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ आईज हैव सम सिम्टम्स। पुरुलेंट म्यूकस डिस्चार्जेस होते हैं, कोई पेन्स होती हैं, कोई साथ में एसोसिएटेड फीवर्स होते हैं, कुछ होता तो है ना। हमें लगता है इसको ना ट्यूबरकुलोसिस है आइस का, तो उन्होंने उठा के एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दे दी उसको, और बोल रहे हैं कि अगर हमने ना दिया, अब बात सुनने वाले, ना दिया तो और कंडीशन खराब हो सकती है। ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड, और क्या कंडीशन खराब होगी उसके बाद? हो गया वो ब्लाइंड तो पूरी तरह से है, उसको लाइट तक नहीं दिखती, हियरिंग उसकी चली गई, और उससे बुरा भी उसमें क्या होगा आंखों में। तो वो पेशेंट को बता रहे हैं, पेशेंट के अटेंडेंट को, और खराब हो सकता है। तो वही मैं आज उनको पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बताइए, मैं दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है ना। पहले तो ये जब आए थे, ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, बोल रहे कि हाँ जी, और उससे बुरा और क्या होगा, और कितना कालापन बढ़ जाएगा आंखों में, और कितना अंधेरा बढ़ जाएगा, अंधेरा तो हो ही गया। और दूसरी बात, आप दो दो साल से उनका ट्रीटमेंट वट एवर दे वर प्रिस्क्राइबिंग यू आर टेकिंग, तो उससे विजन में कोई चेंज आया? बोला नहीं जी, कोई चेंज नहीं, उल्टा कमी होती गई है ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड, और पिछले 8-10 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया उसके बाद, बोल रहे उसके बाद उसको लाइट दिखनी शुरू हुई, शेडो दिखने शुरू हुए हैं। तो मैं कहा फिर आप फिर भी बात मान रहे हो? बात इसलिए बेचारे मान जाते हैं क्योंकि डरते होते हैं, डर ही इतना डाला हुआ है, ये ऐसे ही डर डालते हैं और खराब हो जाएगा। पेशेंट ये भी नहीं पूछता जी और किस तरफ को खराब होगा, ये क्या खराब होगा इसका, और जो हम देने वाले हैं उससे कोई गारंटी है भी ठीक रहेगा या और खराब नहीं होगा? नहीं, वो भी नहीं। सो दैट इज द अनस्किलफुलनेस which डॉक्टर हनीमन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हेयर। एक अनस्किलफुलनेस है, एक इरेशनैलिटी है चीजों को ट्रीट करने में। अगर उस पेशेंट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता उस टाइम पे जब उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ था, तो भी शायद ना आ जाती उसकी निगाह। तो हो ना, चल दवाइयां देके भी बचा ली, रोशनी बचा ली आंखों की, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, तो चली गई, अब क्या? सो फुटनोट टू एफोरिज्म 206, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस नेचर, जब हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्रॉनिक डिजीज की, वी मस्ट नॉट अलाउ अवर सेल्स टू बी डिसीव्ड बाय द असर्शंस ऑफ द पेशेंट्स और देयर फ्रेंड्स। हमें खास ध्यान रखना है कि पेशेंट्स और उसके दोस्तों के, उसके अटेंडेंट्स की कुछ असर्शंस हैं, उनसे डिसीव नहीं होना, उनसे धोखा नहीं खा जाना। हु फ्रीक्वेंटली असाइन एज द कॉज ऑफ क्रॉनिक, even of the severest and most inveterate diseases, either a cold caught, a thorough wetting, drinking cold water after being heated many years ago। डॉक्टर साहब 5 साल पहले ना बारिश में भीग गया था, ये जो मेरी बैक का तब से स्टार्ट हुई हुई है। और ये जो ऐसे कॉजेज होते हैं जिसको फ्रीक्वेंट, ठीक है, पेशेंट उस गलती उसकी नहीं है या उसके अटेंडेंट्स की ना, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने तो आपको डाइवर्ज करनी है, और अच्छी बात है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने ध्यान रखना है कि हमने उस चीज को सच नहीं मान लेना कि कोई कोल्ड हुआ था या कोई वेटिंग हो गई थी या कोई ठंडा पानी पी लिया या ओवर हीट हो गया, वो भी कई साल पहले, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो एक्यूटली तो कर सकती है, लेकिन इतने क्रॉनिक लंबे समय तक उसको रखना, ये इन चीजों के बस की बात नहीं है। और अ फॉर्मर फ्राइट, अ स्प्रेन, अ वैक्सेशन, समटाइम्स इवन अ बिविचमेंट, या कोई पुराना फ्राइट, कोई स्प्रेन आ गया, कोई गुस्सा आया, या किसी ने बोल दिया कोई काला जादू कर दिया जी, कोई बिविचमेंट हो गई, ऐसा कुछ। दीज कॉजेज आर मच टू इनसिग्निफिकेंट टू डेवलप अ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला एक्यूट डिजीज तो लेके आ सकते हैं, एक्यूट मियाज्म तो बन सकते हैं वो, बट दे आर टू इनसिग्निफिकेंट टू डेवलप अ क्रॉनिक डिजीज इन अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी में क्रॉनिक डिजीज को डेवलप करने के लिए दे आर टू इनसिग्निफिकेंट टू कीप इट अप फॉर ईयर्स, और उसको इतने सालों तक बनाए रखें, एंड टू एग्रावेट ईयर बाय ईयर, और हर साल उसकी एग्रावेशन भी करते रहे, एक बार कोई चीज हुई, एज इज द केस विद ऑल क्रॉनिक डिजीज फ्रॉम डेवलप्ड सोरा। तो इससे हमें एक तो बात समझ में आती है कि ऐसी चीजें इनका कारण नहीं हो सकती। दूसरी बात ये समझ में आती है कि कोई ना कोई प्रोसेस तो चल रहा है,
जो इसको हर साल बढ़ाता जा रहा है, जो इसको कीप अप रख रहा है, लगातार बनाए रखा रहा है, ठीक है ना, इतने इतने सालों तक। Causes of a much more important character than these remembered noxious influences must lie at the root of the initiation and progression of a serious obstinate disease of long standing। और इनसे कहीं इंपॉर्टेंट करेक्टर के कॉजेज होंगे जो कि एट द रूट लाई करते हैं ऐसी बीमारियों में जो बहुत सीरियस है, ऑब्स्टिनेट है और बड़े लंबे समय से चली आ रही है। The assigned causes could only rouse into activity the latent chronic miasm। ये जो असाइंड कॉजेज हैं ये तो सिर्फ क्रॉनिक मियाज्म जो लेटेंट पड़ा था उसको कुछ देर के लिए एक्टिविटी में लेके आ सकते हैं और फिर वापस चला जाता है पेशेंट वहीं पे। मौसम चेंज हुआ जी, छींकें हुई, जुकाम हुआ, हुआ कुछ देर के लिए, 15-20 दिन के लिए हुआ, चला गया। अभी अगला मौसम का चेंज उड़ीक रहा है, वो उतनी देर तक वो इसमें है, लेटेंट क्रॉनिक मियाज्म में, ठीक है ना। सो ये चीजें कभी भी कारण नहीं होती, ये बीच में थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेटिंग कॉजेज हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये कारण नहीं होते इन चीजों का। When the above information has been gained, it still remains for the homeopathic physician to ascertain what kinds of allopathic treatment had up to that date been adopted for the chronic disease। बोले जब ये इंफॉर्मेशन हमने ले ली उसके बाद हमें ये भी पूछना भी आज तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट या और कौन कौन से ट्रीटमेंट आपने लिए हैं। What perturbing medicines has been chiefly and most frequently employed? Also, what mineral baths had been used and what effects these had produced in order to understand in some measure the degeneration of the disease। तो उनको भी समझ के कौन से ऐसे दवाइयाँ ली गई या कोई प्रोसेसेस किए गए, कोई आजकल जैसे फिजियोथेरेपी होती है, कोई मैग्नेटिक थेरेपी है, ठीक है ना, या कोई और कोई ऐसी थेरेपीज है उनको यूज किया गया जिसकी वजह से हम ये जान सके भी इनके साथ ये जो चीजें हुई हैं इनको लेने के साथ और कितनी डिजीज डिजेनरेट हो गई है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट, एंड वेयर पॉसिबल टू करेक्ट इन पार्ट these pernicious artificial operations and to enable him to avoid the employment of medicines that have already been improperly used। और हम उनको उसको समझाना है कि ये दवाइयां अभी दोबारा मत लेना और ऐसे ढूंढना है तरीका कि वो जो उसके साथ जो चीजें बिगड़ी हैं उनको भी हम जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर सकें। The age of the patient, his mode of living and diet, his occupation, his domestic position, his social relation and so forth must next be taken into consideration। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की एज कैसी है, मोड ऑफ लिविंग और डाइट कैसी है, उसकी ऑक्यूपेशन कैसी है, डोमेस्टिक पोजीशन कैसी है, डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं उसके, his social relations and so forth must next be taken into consideration in order to ascertain whether these things have tended to increase his malady। कहीं इनमें से कोई ऑब्स्टेकल या कोई मेंटेनिंग कॉज तो नहीं है जो इस बीमारी को बढ़ा रहा है, और इन हाउ फार दे मेक फेवर और हिंडर द ट्रीटमेंट, और इनमें से कौन सी चीजें जो फेवर में आ सकती हैं उसके ट्रीटमेंट में और कौन सी चीजें जो ऑब्स्टेकल बन सकती हैं। इन लाइक मैनर द स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड मस्ट बी अटेंडेड टू, मन की डिस्पोजिशन कैसी है, सॉरी डिस्पोजिशन कैसी और माइंड की स्टेट कैसी है उसको भी देखना है। टू लर्न वेदर दैट प्रेजेंट्स एनी ऑब्स्टेकल टू द ट्रीटमेंट, कहीं उनमें से कोई चीज ऑब्स्टेकल तो नहीं ट्रीटमेंट की, और उसको समझ के रिक्वायर्स टू बी डायरेक्टेड कि उसको बताएं भी ये नहीं करना, एनकरेज्ड नहीं ये हम आपने करना, ये तो करते रहना आपने, और मॉडिफाइड या उसमें से कुछ मॉडिफाई करना है कि ये छोड़ के आप ये करना शुरू कर दो, ये उसको समझाना भी है साथ में, ठीक है ना। सो ये सब चीजें हमें क्यों, एज ऑफ पेशेंट, इज मोड ऑफ लिविंग, डाइट, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक पोजीशन, सोशल रिलेशंस, डायरेक्टेड सॉरी अपना ये स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन एंड माइंड, और ये सब हो सकता है आपने सही दवाई दे दी लेकिन इनमें से कोई चीज हिंडर ना कर रही हो ट्रीटमेंट को, तो उसके लिए पहले उसके बारे में जानकारी जरूरी है हमें। After this is done, the physician should endeavor in repeated conversations with the patient to trace the picture of his disease as completely as possible, according to the directions given above, in order to be able to elucidate the most striking and peculiar symptoms, in accordance with which he selects the first antisoric or other remedy having the greatest symptomatic resemblance for the commencement of the treatment and so forth। ये सब करने के बाद अब फिजिशियन ने क्या करना है,
उसने अभी लग जाना है अपने काम पे, रिपीटेड कन्वर्सेशंस के साथ। ही हैज टू ट्रेस द पिक्चर ऑफ हिज डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ हिज डिजीज। क्या मतलब? पेशेंट आया आपके पास कुछ सिम्टम्स के साथ, क्या वो उसकी कंप्लीट बीमारी है? नहीं, उसकी बीमारी तो बहुत पहले से शुरू हुई है। तो वहां से ट्रेस करना शुरू करना है, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आती गई उसकी लाइफ में, एज कंप्लीटली एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन अबव, जो पहले डायरेक्शंस दे दी हैं केस टेकिंग की, ताकि हम उन सब में से वो जब ट्रेस कर लेंगे, इलुसिडेट द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड पिकुलियर सिम्टम्स, उनमें से हम करेक्टरिस्टिक और पिकुलियर सिम्टम्स ढूंढ पाए, और वो ढूंढ के हम एक एंटीसोरिक सिलेक्ट करें जो कि उसको रिजेंबल करती हो, और उसको देने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है उसको शुरू किया जाए। ठीक है ना? सो दिस ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब की तो है ही है, वो तो करनी है हमने, लेकिन डिजीज आज तो नहीं शुरू हुई, उसकी पिक्चर कब से शुरू हो गई थी? वहां से हमने ट्रेस करना शुरू करना है उसको, जितना हम पूछ सकते हैं उसको, जितना वो हमें बता सकता है, जितना उसको याद है, क्योंकि उसी में हिंट्स पड़े हैं। हम करेंगे अभी स्टेनोमेट करेंगे, उसमें आपको और समझ में आएगा इस बात के बारे में, उसी में उसके हिंट्स पड़े हैं। ठीक है, चलो आज 209 तक ही करेंगे, बाकी का क्योंकि आगे मेंटल डिजीज का शुरू होगा, फिर वो साथ में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसी के साथ हम स्टेनम मेट शुरू करते हैं। एक केस था जहां से ये जो अंडरस्टैंडिंग है स्टेनम मेट की, केस तो नहीं डिस्कस करेंगे आज, लेकिन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नो स्टेनम मेट जब हम पढ़ते हैं, कोई की नोट्स पढ़ते हैं उसके, किसी मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं, वी यूजुअली रीड द फॉलोइंग की नोट्स: एक्सट्रीम एग्जॉस्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, great weakness in chest aggravated from laughing talking, leukorrhea with great debility, hoarseness deep husky voice, ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है ना, कि चेस्ट की वीकनेस रहती है, टायर्ड होता है पेशेंट। लेकिन ऐसे तो हमें बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिन में चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना एक मिनट जरा होल्ड करना। ठीक है, सो एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन जर्नी लाइक अ पेशेंट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, डिजीज की पिक्चर को ट्रेस करना है। जब हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं, ठीक है, हर मेडिसिन की एक जर्नी होती है। सीधे एक ही सिम्टम आ जाए ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी, शुरुआत हुई भी धीरे धीरे करके होगी। अगर हम पढ़ते हैं जी आर्निका में स्टूपर होता है बैप्टिशिया में एक स्टूपर की स्टेज है, तो ये तो नहीं कि स्टूपर की स्टेज सीधी आ गई उसकी, कुछ उसके पहले भी हुआ होगा। वो कहाँ है, वो क्या है? मैं यहाँ से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंच गए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता भी एक ही शहर है दिल्ली, रास्ते में और भी कई शहर आए होंगे, जर्नी है पूरी यहाँ से दिल्ली की। तो वैसे उसके भी हैं पड़ाव, हैं हर दवाई के पड़ाव हैं। ये जो पूरा पड़ाव है, जो पूरी जर्नी है, ठीक है ना, दिस प्रोसेस जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का प्रोसेस है, ये म्याज्म है। और इसीलिए हर पेशेंट का यूनिक म्याज्म होता सोरा ही है, लेकिन सोरा के जैसे हम पढ़ते हैं कि एक हाइड्रा हेडेड है, मल्टीपल हेड है, उसके मल्टीपल रूप हैं, शेप्स हैं, वो ये है, हर किसी में उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, लेकिन ऑल दो सिम्टम बिलोंग टू सोरा, सिम्टम वो सारे सोरा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन जर्नी लाइक अ पेशेंट।
जब हम पेशेंट में पूछते हैं तो शुरू से जुड़ नहीं पूछते, अच्छा पहले क्या हुआ था, अच्छा ये हुआ फिर ये हुआ, सबको एक ही चीजें थोड़ी होती हैं शुरू से। इट मूव्स फ्रॉम सिम्टम्स विच स्टार्ट इनिशियली एंड ग्रेजुअली मूव टू मोर डीपर सिम्टम्स, ठीक है ना। कोई सुपरफिशियल इनिशियली, कोई लेस इंटेंसिफाइड सिम्टम्स से स्टार्ट होके मोर इंटेंस मोर डीपर सिम्टम्स की तरफ बीमारी जाती है। होम्योपैथिक फिजिशियन हैज टू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज जर्नीज। और एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, क्योंकि हमें तो पेशेंट को ठीक करना है, हमें उसके सेकेंडरी या प्राइमरी सिम्टम्स को ठीक नहीं करना है, हमें तो म्याज्म को ठीक करना है। तो जब म्याज्म को ठीक करना है तो उस जर्नी की हमें जरूरत है, ठीक है ना। उस ट्रेस ट्रेस करने की जरूरत है भी कहाँ कहाँ से इसकी बीमारी होके आई है। एंड विच एवर मेडिसिन मैचेस दिस जर्नी इज अ सिमिलिमम, और जो भी मेडिसिन की ऐसी जर्नी होगी वो उस पेशेंट की सिमिलिमम है, ठीक है ना। सो सिमिलिमम डज नॉट मीन्स कि सिम्टम्स सिमिलर होने चाहिए, नहीं। वो तो मैं फिर आज के देख रहा हूँ भी आज के कौन से सिम्टम, और यही गलती होती है। क्यों पेशेंट बार बार एक ही बीमारी के साथ आता है, क्योंकि हम आज का देख रहे हैं, जर्नी समझी नहीं हमने कि क्या क्या हुआ है उसको पहले। स्टेनोमेट की एक जर्नी है, हम करेंगे आज, कभी मौका मिला, एसिड फॉस की एक जर्नी है, लाइको की अपनी एक जर्नी है, सल्फर की अपनी जर्नी है। आज चारों रेमडीज के सिम्टम एक जैसे मिल जाएंगे मुझे, कैसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि जी खांसी हुई हुई है, प्रोफ्यूज ये है अपना, एक्सपेक्टोरेशन है, जोर बहुत लग रहा है और वीकनेस है, सभी मेडिसिन में चारों में। तो आज के हिसाब से मैं या तो सल्फर दे दूंगा या लाइको दे दूंगा, जो भी मेरे को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी दे देंगे हम। वो ठीक हो भी जाएगा शायद आज, और हो सकता है महीने बाद फिर आ जाए। और यही होता है, यही हो रहा था हनीमन सर के साथ, यही हो रहा था एग्जैक्टली। बोला कि एक्यूट केसेस जो है वो तो मेरे बड़ी जल्दी आराम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक केसेस में मैं दवाई देता हूँ, पेशेंट में बहुत अच्छा असर आता है, लेकिन वो फिर आ जाता है उसी सिम्टम के साथ कुछ महीनों के बाद। अगर मैं उसी रेमेडी को रिपीट करूँ तो थोड़ा सा कम असर आता है, तीसरी बार दूं तो बिल्कुल भी काम नहीं करती वो दवाई। और ये हर डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं देख रहे होंगे अपने उसमें, प्रैक्टिस में भी ये होता है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स की क्वेरीज, बड़े डॉक्टर्स की क्वेरीज यही आती हैं, जी वो दी थी ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर से होगी उसको, अब देने काम नहीं कर रही दवाई। वो इसलिए नहीं काम करती क्योंकि मैंने आज की पिक्चर देख ली, मैंने सिम्टम सिमिलरिटी भी मैच कर ली, लेकिन वो सिम्टम की जो सिमिलरिटी हमने मैच की वो आज इस स्टेशन की है जहां पे वो खड़ा है, उसकी जर्नी की नहीं। द थिंग इज अबाउट द जर्नी, पूरी जर्नी। ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अंडरस्टैंड कर लिया, जर्नी को मैच करके दवाई दी, फिर पेशेंट हमेशा के लिए ठीक। क्यों? देन यू आर अंडरस्टैंडिंग द सोरा एंड यू आर गिविंग अ प्रॉपर एंटीसोरिक और एंटी मियास्मेटिक रेमेडी। फिर आपकी दवाइयां पार्शियली एक्ट नहीं करेंगी, किया फिर नहीं किया, फिर कर दिया फिर नहीं किया। सो व्हाट इज द जर्नी ऑफ स्टेनम मेटालिकम? तो इनिशियली कुछ माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं उसको, कोई एलर्जीज के और ये छोटे छोटे कोई सिम्टम्स, लेकिन उसका जो पहले मेजर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं क्रॉनिक डिजीज की जर्नी में, दे आर द न्यूरैल्जियाज। न्यूरैल्जियाज आते हैं उसको सबसे पहले, जो मेजर सिम्टम्स आएंगे उसकी लाइफ में। There might be some minor symptoms causing coming and going in the economy, but neuralgias become the first major symptom which causes unease in the patient. वो पहले होते हैं जिसके लिए वो ना तड़पता है कि कोई दवाई मिले मेरे को, पहले भी होता है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होता, कोई बुखार हो गया, थोड़ा सर्दी खांसी हो, चलो अपने आप ठीक हो गया, बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली। Neuralgias of face, eyes, head, stomach, intestines, etc. which are aggravated by the cold. आंख में न्यूरल्जिया, फेस का न्यूरल्जिया, हेड का न्यूरल्जिया, स्टमक इंटेस्टाइनल न्यूरल्जियाज, इवन न्यूरल्जियाज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ऐसे सिम्टम्स आते हैं विच आर एग्रावेटेड बाय द कोल्ड। कोल्ड के साथ, कोल्ड एयर के साथ, कोल्ड कुछ पी लिया खा लिया, कोल्ड वेदर हो गया, उसके साथ इनकी एक एग्रावेशन, एक इनिशिएशन होती है। और उसका एक करेक्टरिस्टिक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेनम का, दैट द पेन्स बिगिनिंग ग्रेजुअली। अब ये भी जर्नी का पार्ट है, जर्नी का यही करेक्टरिस्टिक होगा। अगर प्रियंका डॉक्टर साहब होते थे मेरे को, और पेन का करेक्टर कैसी होती थी पेन, मतलब बड़ी धीरे धीरे बढ़ती थी ये, बहुत धीरे धीरे,
लेकिन बढ़ती थी, फिर बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, और जब पीक पे पहुंचती थी तो फिर कम होनी शुरू हो जाती थी धीरे धीरे। सो दीज आर नॉट द पेन जो पीक पे पहुंच के वहीं पे बनी रहे, वो हेडेक जो पीक पे पहुंच के फिर वहीं बने रहते हैं, 3 दिन 4 दिन सिर दर्द हो रहा है जी, बुरा हाल हुआ, पर नहीं, जैसे ही वो पीक पे पहुंचेंगे, एज सुन एज दे रीच द पीक दे स्टार्ट डिक्रीजिंग। या तो बढ़ता ही जाता है, और जब पूरा बढ़ जाता है फिर कम होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ स्टेनम्स न्यूरैल्जियास। और कम भी एकदम से नहीं होता, बड़ा धीरे 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 करके वो कम हो जाता है। लेकिन अब आज की जो हमारी स्थिति है, बिजी लाइफ है, काम है, सब कुछ है, पेशेंट को पता था भैया बढ़ेगा बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा, फिर जाके इसने कम होना है एक आधे दिन में, तो यार इतना क्यों सहूँ मैं, काम भी सफ़र करेगा, कहीं जाना है वो सफ़र करेगा, तो चलो मेडिसिन ले ली जाए। यहाँ से इसका आगे की जर्नी शुरू होती है। फिर chest symptoms only start showing when these neuralgias are suppressed, जब इनकी पैलिएशन स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके। न्यूरैल्जिया हुआ गोली ले ली, न्यूरैल्जिया हुआ गोली ले ली, लेते रहे ऐसे कुछ समय तक, धीरे धीरे वो जो कोल्ड के साथ नर्व इफेक्ट होती थी, अब चेस्ट इफेक्ट होनी शुरू हो गई, वो शिफ्ट हो गया। अभी हम पढ़ के आए ना, वो शिफ्टिंग होती है, ठीक है, क्या मेटास्कीमेटिज्म पढ़ के आए ना हम अभी, तो ये मेटास्कीमेटाइज हो जाता है ऐसे। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इन द चेस्ट, टेंडेंसी फॉर थाइसिस, ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब जब भी हवा होती, पहले न्यूरैल्जिया होता था, अब ठंड के साथ छाती पकड़ी जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, कॉन्टिन्यूस कटार ऑफ चेस्ट, कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है अंदर से कटार, डिस्चार्जेस निकलते रहते हैं खांसी के साथ, वैसे भी थिक प्रोफ्यूज डिस्चार्ज बंद ही नहीं होते, कॉन्टिन्यूस रहते हैं वो, कम बढ़ जाते हैं लेकिन वो हैं निकल रहे थे। और जैसे जैसे न्यूरैल्जिया कम होता गया, ये चीज बढ़ती गई। कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट कफिंग, थिक प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस व्हेन कफिंग, ठीक है ना, थिक होते हैं, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस हैं। कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट कफिंग, कफ किए बिना कुछ कर ही नहीं सकता, थोड़ा सा भी हिलना है उसने तो खांसी आ गई, उठ के गिलास पकड़ लिया तो खांसी आ गई, कुर्सी से उठा बेड पे बैठा तो खांसी आ गई, कुछ कर ही नहीं सकता बिना खांसे। और फीमेल्स हैं तो उनमें ये जो न्यूरैल्जिया सप्रेस या पैलिएट हुए, उसके बाद चेस्ट के तो सिम्टम आएंगे, साथ में कटार यूट्रस का भी बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड लिकोरिया आफ्टर सप्रेशन ऑफ न्यूरैल्जियास, तो एक कटार की कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है, प्रोफ्यूज येलो ग्रीन लिकोरिया, ठीक है ना। सो दीज चेस्ट अफेक्शन देन स्टार्ट वीकनिंग द पेशेंट। अभी खांसी किए बिना कोई काम ही नहीं हो रहा, तो पेशेंट तो वीक होना ही है, कॉन्टिन्यूस कटार बन रहा है, खांसी होती है, सांस चढ़ती है, तो पेशेंट से फिर क्या काम होगा उसमें। जब तक न्यूरैल्जिया था तब तक ठीक था वो, ठीक है, दर्द होता था, काम वाम हो जाता था सब कुछ। अब मैं वो आगे भी पॉइंट लिखा है कि अनटिल एंड अनलेस द न्यूरैल्जिया आर सप्रेस्ड, पेशेंट यही बताएंगे क्योंकि वो बहुत रोबस्ट थे, डॉक्टर साहब न्यूरैल्जिया कभी कभी तंग करता था, दर्द कभी नहीं, ऐसे मुझे कुछ नहीं था, मैं किसी छोटी मोटी चीज की फिक्र नहीं की कभी, मैं काम करता था अपना बहुत जोर बड़े अच्छे से। लेकिन जब से ये न्यूरैल्जिया सप्रेस हुए, पैलिएट हुए और चेस्ट की इन्फेक्शन आई, तब से ये वीकनिंग आई स्टार्ट की। ये इसका नेक्स्ट स्टेशन है, तीसरा स्टेशन। चेस्ट की इन्फेक्शन के साथ पेशेंट जनरली थका थका रहता है, कटार के साथ, लुकोरिया के साथ। अभी हम पढ़ के ना डॉक्टर एलन का की नोट है, क्या था, लुकोरिया विद ग्रेट डेबिलिटी। लेकिन हुआ कब लुकोरिया, वो उसकी जर्नी है, कब हुआ, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड द पेशेंट टू बी ऑलवेज टायर्ड विद दैट टायर्डनेस, जो घर का भी काम है, कोई लेडी है घर का भी काम है, छोटा मोटा काम है वो भी नहीं करना, मन ही नहीं करता, उठे नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, होता ही नहीं कुछ। और इस जनरल वीकनेस के साथ देन स्टार्ट कमिंग द पर्टिकुलर वीकनेस ऑफ लैरिंग्स एंड चेस्ट, जिसके लिए स्टेनम बहुत मशहूर है, और भी बहुत दवाइयां हैं, लेकिन स्टेनम उसी में काम करेगी जब जर्नी मैच करती होगी। ये चीज अर्जेंटम मेटालिकम में भी देखने को मिलती है लेटर फ्रैक्शंस में, लेकिन अर्जेंटम मेटालिकम की ये जर्नी नहीं है। वॉइस स्टार्ट्स बिकमिंग होर्स बिकॉज ऑफ द लैरेंजियल अफेक्शंस, व्हेन ट्राइंग टू स्पीक फील्स वीकनेस इन द चेस्ट, वो यहीं से आवाज नहीं आती। एक पेशेंट था,
डॉक्टर साहब यहां से नहीं बोला जाता। मैं बड़ा हैरान, है बोलना तो यहां से होता है, यहां से कैसे नहीं बोला जाता। और वो ऐसे बैठा है यहाँ पे ना, यहाँ पे मसल्स में या उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं भी मैं ऐसे सीधा होके बैठ सकूं, ऐसे गिर के बैठा, आगे को झुक के। मतलब यहाँ पे नहीं जोर है बोलने का। और देखा जाए तो यहाँ से जोर लगता है। अगर हमें ऊंचा बोलना है तो ये चेस्ट कंस्ट्रिक्ट करती है हमारी, अंदर से जितनी एयर बाहर आएगी, जितनी जोर से, जितने प्रेशर के साथ एयर बाहर आएगी, उतना ही हम ऊंचा बोल सकते हैं ना। तो ठीक है, लैरिंग्स तो इफेक्ट होता ही है, वीकनेस ऑफ वॉइस तो आती है, लेकिन वो यहां उसको ज्यादा महसूस होता है, यहां से नहीं बोला जा रहा मेरे से, ये जो चेस्ट का पार्ट है। अगर ये ठीक हो जाए मैं बोल लूंगा। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर पाती प्रॉपरली चेस्ट, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती प्रॉपरली चेस्ट बिकॉज ऑफ द वीकनेस। एक स्टेट ऑफ आगे और बढ़ती बढ़ती एक स्टेट ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस टाइप आ जाता है कि है ही नहीं, इधर जोर ही नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल तो है ही है वीकनेस, बट दिस इज मोर वीकर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिटिंग इरेक्ट्स बिकम टायरसम, सीधा नहीं बैठ सकता, आगे को बेंड होके फॉरवर्ड जो है ऐसे झुक के फिर बैठता है वो, यहाँ पे है ही नहीं, जान ही नहीं यहाँ पे। अनदर पार्ट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट व्हेन वेल वेल मतलब स्टार्टिंग में ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी इतना और नहीं है, यू विल फाइंड देम टू बी क्रिएटिव पीपल। इवन अभी भी बीच बीच में कभी कभी जब एनर्जी होती है तो दे विल बी जेस्टिंग एंड चीयरफुल एंड यू नो एक्सट्रोवर्ट सोशल पीपल। शुरू से बहुत एक्सट्रोवर्ट रहे हैं, सोशल रहे हैं, अभी भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, ऐसे नहीं। कोई आया मिलने, हाल चाल पूछने, बैठते हैं बढ़िया, लेकिन अब बोला ही नहीं जा रहा, वो दिक्कत देता उसको, है ही नहीं, मैं बोलूं कैसे, बात कर रहे हैं। दैट इज वाई ही गेट्स एग्रावेटेड व्हेन टॉकिंग। टॉक तो उसको करना अच्छा लगता है, लेकिन एग्रावेशन हो जाती है, ठीक है ना। सो द पीपल हु वर क्रिएटिव, चीयरफुल, जेस्टिंग पर्सनैलिटीज, एक्सट्रोवर्ट एंड सोशल, उनमें ऐसी जो हमें अगर डिजीज की जर्नी देखने को मिलती है, एक सोरा की जर्नी देखने को मिलती है, और आप ऐसे केस में स्टेनोमेट दोगे, 101% वो पेशेंट ठीक हो गई होगा, हो ही नहीं सकता मीना ठीक। रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल द न्यूरल्जियाज आर सप्रेस्ड, जब तक न्यूरल्जिया सप्रेस नहीं हुए थे तब तक वो खुद ही बताते हैं, डॉक्टर साहब जितना काम मैं करता कोई करते नहीं था। हर इनविटेशन पे मैं जाता, एक पेशेंट आता था मेरे पास जिनकी ये बात है, बोल रहा मैं कोई रिश्तेदारी हो, कहीं हो, किसी ने बुलाया है, कोई जरूरत है किसी को, मैं पहुंच जाता था बड़े आराम से। मैं हर जगह जाता था, आई वॉज वेरी सोशल पर्सन, आई हैड दैट एनर्जी। कोई घर का काम है, बाहर के काम है, मैं बहुत, बच्चे थक जाते हैं मेरे, मैं नहीं कभी थका था इस एज में। लेकिन अब ये चीज अब खराब हो गया, अब नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, सो ये जो आज हमने जो एक बात की है ये क्या स्क्रीन शेयर हो रही थी ना, हाँ ठीक है। तो आज जो हमने ये बात की है एक, ये याद रखिएगा, जब भी आप मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं तब भी, जब आप पेशेंट को देखते हैं तब भी, ठीक है ना, कि ये जो जर्नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ एफोरिज्म स्किप हो गया, कौन सा एफोरिज्म स्किप हो गया अपने से? सर पूरा एफरिज्म स्किप नहीं हुआ, जस्ट थोड़ी सी लाइंस थी 204 की, वो स्किप हो गई थी। 204 की लास्ट वाली लाइन स्किप हो गई थी। ये वाली? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा सॉरी, एक मिनट। टू जीरो फोर नहीं कर तो लिया हमने, विदाउट एम्प्लॉइंग ट्रॉपिकल रेमेडीज, ये की नहीं हमने? मैंने बताया ना कि भी वो अगर रैशनल मैनर में उसका क्योर किया जाता इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ विदाउट एम्प्लॉइंग टॉपिकल रेमेडीज, हो गई ये तो, 204 की तो हो गई है।
सर पिछली वाली स्लाइड जो है, वो बीच वाली स्लाइड जो है, ये हाँ जी ये वाली। ये वाला पार्ट हो गया होगा ना, इन सोरा द स्केबियस eruption इन सिफिलिस द शैंकर और द बुबो एंड इन साइकोसिस, ये वाला ही हो गया। कोई नहीं, ठीक, चलो ठीक है। मेन बात समझने वाली वही, ठीक है, कि वेन एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग, आज आप एक चीज को समझो कि म्याज्म इज दिस जर्नी, ये जो जर्नी है ये म्याज्म है। म्याज्म कोई एक चीज नहीं है, म्याज्म इन द प्रोसेस, जो एक इंडिविजुअल प्रोसेस हर किसी में चल रहा है वो है, उसको ठीक करना है हमने। उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जो जर्नी कैसे है, ट्रेस करेंगे हम डिजीज को, ठीक है ना। तो म्याज्म, जिन लोगों ने म्याज्म को एक मटेरियलिस्टिक रूप दिया वो समझ ही नहीं पाए म्याज्म को। हमने पहले भी सोरा के ऊपर डिस्कशन की है कि व्हाट इज सोरा, ठीक है ना। एक डायनेमिक से फिजिकल की तरफ एक प्रोसेस बह रहा है, ठीक है ना। वो जो एक डिजीज प्रोसेस है जो कि डायनेमिक पार्ट से फिजिकल बॉडी की तरफ बह रहा है, वो सोरा है। तो उसको ठीक करना है हमने। That is the causation of all the symptoms of all the diseases. That is what is basically affecting the vital force, और उसकी वजह से vital force को ये जो ऐसे symptoms हैं देने पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको स्टेनोमेट में एक एग्जांपल दी है, टू अंडरस्टैंड दैट जर्नी, टू अंडरस्टैंड द सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टेनोमेट, कि उसके कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं आफ्टर बीइंग सेंसिटाइज्ड। और जहां भी हमारा मैच हो जाएगा ये सारा प्रोसेस, वहां पे आप स्टेनोमेट देखोगे, आप खुद देख के हैरान हो जाओ कि भाई क्या जादू हुआ है, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन था, एक मिनट। When a baby is born, his genes decide his medicine, और later on his life situation and reaction decide his medicine, ठीक है ना। The symptoms are the guiding thing to decide a medicine. लाइफ सिचुएशंस नहीं, जीन्स नहीं, कुछ नहीं, तो आपके सामने सिम्टम है। सिंपल एफोरिज्म में डॉक्टर हनुमान बोल गए, वाइटल फोर्स कैसे बीमार है, किस चीज से बीमार है, उसको दिखाने का एक जरिया है सिम्टम्स। फिजिशियन के पास उसको ठीक करने का एक ही जरिया, सिम्टम्स। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फालतू में इधर उधर दिमाग लगाने से, फालतू में उल्टी सीधी थ्योरियों को समझने में या उनके ऊपर जाने, सिंपल समझिए, सिम्टम है सामने। सिम्टम्स की एक जर्नी रही है, चाहे वो माइंड के, आगे मेंटल डिजीज में भी यही बात करेंगे, क्योंकि बड़ी बार हैरान होते भी आप माइंड की बात ही नहीं करते। माइंड की बात तो हमेशा ही है, ठीक है ना। मैंने आपको जब बोला कि भी डायनेमिकली वो बह रहा है, एक डिजीज का दरिया है जो बह रहा है डायनेमिकली टू द मटेरियलिस्टिक फिजिकल बॉडी, तो माइंड की बात तो है ही है। जब होल की बात आ गई तो माइंड की बात हम कैसे नहीं करेंगे। अभी हम बात करके हैं स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन और माइंड की, कि वो भी देखना है हमने साथ में, ठीक है ना। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको बताते हैं कि पेशेंट की क्या मेडिसिन है, ठीक है। बाकी रहेगी बात जीन्स की। तो जीन्स तो एक मटीरियल पुर्जा है शरीर का, जैसे हाथ है, जैसे आंख है, जैसे कान है। तो हम अगर बोले कि जी आंख की वजह से बीमार हो रहे हैं, कि हाथ की वजह से बीमार हो रहे हैं, कि कान की वजह से बीमार हो रहे हैं, वो तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। जीन्स तो खुद बीमार होते हैं बेचारे, उन्होंने क्या बीमार करना है। जब इंसान बीमार हुआ तो जीन्स तो साथ में बीमार हो गए उसके, ठीक है ना। सो जीन्स आर वेरी स्मॉल पार्ट, ऑल्दो क्रूशियल इंपॉर्टेंट, सब पार्ट ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल सकता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल द पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट। सो सिमिलरली जीन्स हैव अ रोल, ठीक है ना। मैं किसी को पूछ रहा था कि एक पेन होता है, पेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो बोलता है जी निब होती है उसकी। अच्छा, उसका ढक्कन अगर निकाल के गुम जाए तो निब काम कर लेगी, सूख जाएगी इंक उसकी, तो ढक्कन भी उतना इंपॉर्टेंट है उसका। पेन के काम करने के लिए ढक्कन की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। तो एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ दी, एक मशीनरी है उसमें तो एक छोटे से छोटा नट का अपना रोल है, ठीक है ना। तो जीन्स हैव देयर पार्ट एंड दे आर प्लेइंग देयर पार्ट, उनको जैसी इंफॉर्मेशन देती है
वैसे ही जीन्स, वैसे प्रोटीन्स, वैसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका यही काम है। उनका काम है एक छोटी छोटी ट्रांसक्रिप्ट्स बना के डिफरेंट सेल्स को भेजते रहना, उनको कहना भी ये भाई मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये बना लो, मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई थी भी ये चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास भी तो इन्फॉर्मेशन आई है ना कहीं से कि भाई ये काम करना है, ठीक है ना। और बहुत सारे होते हैं जहां पे जेनेटिक कोड तो हमारा रोज चेंज हो रहा है, रोज चेंज होता है आपका जेनेटिक कोड। रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ एक बात, मैं बहुत मैं चलो इतना नहीं हुआ हैरान, क्योंकि ये चीज मैंने पहले भी देखी हुई है, लेकिन इस एज में नहीं देखी थी मैंने। रिसेंटली हमारे कोई बहुत एल्डर थे, उनकी डेथ हुई पिछले कुछ दिनों में। सो जब वो यंग एज में थे तो उन्होंने एक लड़के को अपने पास लेके आए थे गांव से पढ़ाने के लिए। कोई था लड़का गांव में, ही वॉज नॉट अ रिलेटिव, लेकिन था कोई, ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली बट ही वॉज गुड इन दिस थिंग, सो ही ब्रॉट दैट चाइल्ड अलॉन्ग विद हिम कि मैं चल तेरे को पढ़ा दूंगा। उसको पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलवाई, काम पे लगाया, उनके पास ही रहता था वो, उनके साथ ही रहता था। तो बिकॉज ही वॉज वेरी एल्डर टू मी, तो हम भी भाई हमारे ग्रैंडफादर की एज के थे वो, जिनकी डेथ हुई है एक्चुअली। तो दैट पर्सन वॉज मोर ऑफ एज ऑफ अवर मदर एंड फादर। तो मैं, हम लोग बड़े छोटे थे तो उनको देखते थे कभी कभार जब जाते थे वहाँ पे हम। तो उसके बाद बड़ी देर हमने कांटेक्ट नहीं था हमारा, हमने देखा नहीं। तो व्हेन ही पास्ड अवे वी वेंट देयर एंड आई सॉ दैट पर्सन, वो जो लड़का जो छोटे होते लेके आए थे उसको देखा मैंने। एंड ही वॉज एटलीस्ट 85 to 90% द कॉपी, उसका जो फेस था रेप्लिका था वो जो बुजुर्ग गुजरे उनका। अब वो तो कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है उनका, जीन्स भी नहीं एक्सचेंज हुए हम बोले, रिश्तेदारी में नहीं था वो। और ये चीज आपको बड़ी बार देखने को मिलेगी। अभी स्टूडेंट एक आए भी थे कुछ महीने पहले, एंड इन हर केस कि बड़ी बार जो अडॉप्टेड चिल्ड्रंस होते हैं दे स्टार्ट लुकिंग लाइक देयर अडॉप्टेड मदर एंड फादर, नॉट बायोलॉजिकल के साथ शक्ल ही नहीं मिलती। तो ये जो थ्योरी है जैन जीन्स की भी, हमारी जीन्स की वजह से हमारी जो आते हैं और शक्लें मिलती हैं। आई हैव सीन अ केस ऑफ अ पर्सन जिसको अडॉप्ट किया गया था बाय द पेरेंट्स, और वो जो पेरेंट्स फादर मदर थे दोनों काफी हाइट के थे, काफी लंबे थे। और उसके जो ओरिजिनल मदर फादर थे देवर एक्चुअली एवरेज से थोड़ा बिलो थे दोनों की हाइट। लेकिन वो जो बच्चा था जब वो बड़ा हुआ उसकी हाइट जो थी वो 6 फुट 2-3 इंच हुई, जो कि उसके अडॉप्टेड फादर की थी। तो ये कहने वाली चीजें हैं कि जी इसके इन चीजों के ऊपर है, प्रूव्ड साइंस है, उसमें नहीं जाएंगे और बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें बताता है, जो हमें देखने के में चीजें मिलती हैं कि जीन्स डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज ही और शी गोइंग टू बिकम। जीन्स नहीं डिसाइड करते, वो जिस इन्फ्लुएंस में रहता है सारा दिन वो डिसाइड करते हैं। और वो भी इन्फ्लुएंस तो डिसाइड करता है अगर हम उसको अलाउ करते हैं। अगर मैं किसी इन्फ्लुएंस को अलाउ ही ना करूं भी, नहीं ये नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, बात ही खत्म होगी, तो वो क्यों मेरे को अफेक्ट करेगा, वो क्यों मेरी जीवन को बदलेगा या दिशा देगा। सो दोस डायनेमिक इन्फ्लुएंसेस दे बेसिकली अफेक्ट वट एवर वी आर, ठीक है ना। तो ये जो जीन्स हैं या ये जो आउटर इन्फ्लुएंस, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी ये बात सोच रहे हैं आउटर इन्फ्लुएंसेस ही नहीं, ये भी नहीं है कि हमेशा। अभी एक ही घर में 2 लड़के हैं तो दोनों एक जैसे थोड़ी होते हैं, या एक 2 बेटियां हैं किसी की, या 3 बच्चे हैं, तीनों एक जैसे थोड़ी होंगे, हर कोई अपना अपना होता है। फिर वो बोलते हैं जीन्स, नो जीन्स नहीं, उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया और क्या उसने छोड़ दिया, ये सारी कहानी उसके ऊपर है। इन शॉर्ट, क्या उसने मान लिया क्या नहीं माना इसके ऊपर है सारी कहानी, ठीक है ना। सो ये जो चीजें हैं ये नहीं डिसाइड करती कभी भी मेडिसिन। तो इन चीजों के पीछे नहीं भागना, इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना। लोगों ने अपनी जीवन खराब कर लिए। डॉक्टर हनेमन ने बड़ा सिंपल सा बताया कि सिम्टम है, वो आपको दवाई बता देंगे, उन्हीं को देख लो अच्छे से,
जिस तरीके से देखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ भी कैसे देखना चाहिए उन सिम्टम्स को, उन्हीं को देख लो अच्छे से और आपको दवाई मिल जाएगी। वो दवाई आप दोगे, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। सिंपल। ठीक है जी, चलिए।